हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे पॉलिटी का टॉपिक स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडीज के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये स्थानीय स्वशासन है, लोकल बॉडीज हैं, ये आखिरकार हैं क्या, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्या हमारे मूल संविधान में इनका जिक्र किया गया था या नहीं, और अगर इनकी बाद में आवश्यकता पड़ी तो इनका एक विकास का क्रम क्या रहा, ठीक है, इनके कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इन सभी का जो हम लोग जो जिक्र है वो आज और कल के 2 वीडियोस में हम लोग पूरे पंचायती राज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या है स्थानीय स्वशासन। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक में हम लोग देखेंगे लोकल बॉडीज, या स्थानीय स्वशासन। कहा जाए तो क्या कहा जाएगा टॉपिक का, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जब हमारे संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों के बीच में एक मुद्दा उठा या एक डिबेट भी, क्योंकि प्रत्येक प्रावधान को शामिल करने के लिए उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में एक लंबी चर्चा अवश्य होती थी। तो उसमें कुछ सदस्यों के द्वारा ये प्रावधान ये कहा गया कि एक स्थानीय स्वशासन जैसी बॉडी होनी चाहिए जिसमें जो ग्राम है, ग्रामों को ही कानून बनाने की शक्तियां दी जानी चाहिए, यानी जो क्रियात्मक इकाइयां हैं उन्हें वो गांव को बनाना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के 2 महत्वपूर्ण मेंबर जिनमें बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गांव को जो पावर्स हैं ये गांव को नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। आखिरकार क्या होता है कि हमारे संविधान में इस स्थानीय स्वशासन को जगह नहीं दी गई और हमारे संविधान के भाग 4 में हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डीपीएसपी के बारे में। तो इस डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। यानी हमारे संविधान सभा के जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि इसको संविधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में सभी के सलाह मशवरे के बाद, बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है, जो स्थानीय स्वशासन का जो सिस्टम है, इसको डीपीएसपी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई राज्य सक्षम होंगे या अगर राज्य की इच्छा होगी तो राज्य अपने क्षेत्र में इन स्थानीय स्वशासन को जन्म दे सकते हैं, स्थानीय स्वशासन को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए पूरी की पूरी निर्भरता किसके ऊपर थी, राज्य के ऊपर। अगर राज्य ऐसा चाहे, राज्यों को अगर ऐसा उचित लगे तो वो अपने क्षेत्र में इन स्थानीय स्वशासन को अस्तित्व में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई अभी तक इसको किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, सिर्फ एक तरीके से क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए थे। तो हम देखेंगे कि पहले शुरुआत में जब हमारा संविधान बना उस समय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में इसको जगह दी गई थी। क्लियर। फिर देखिए, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही फिर ऐसी मांगे उठने लग गई कि एक स्थानीय स्वशासन जैसी एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या था, या अगर यूं कहें हम कि पंचायती राज्यों के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि पंचायती स्थानीय जो स्वशासन है या पंचायती जो राज्य है उनके गठन का उद्देश्य क्या था, मोटिव। तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य है इसका सिर्फ और सिर्फ शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था शक्ति का विकेंद्रीकरण। या जो हम कहें कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी बात कही है कि जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे, जब तक गांव के पास पावर नहीं होगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। यानी कि अगर देश का विकास करना है तो उसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये डिमांड उठी
कि गांव जो पंचायतें हैं ग्राम स्तर की, या अगर हम बात करें कि जो नगर हैं, इनको भी कुछ शक्तियां दी जानी चाहिए, कुछ जो दायित्व हैं, कुछ कार्य हैं, इनको भी दिए जाना चाहिए, मतलब इनको भी सक्षम बनाया जाना चाहिए। क्योंकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो प्रत्यक्ष तौर पर इन पंचायतों से ही सीधे सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, जो आम जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से ना तो पार्लियामेंट से जुड़ी होती और ना ही हमारे देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानमंडल है, ना ही उससे प्रत्यक्ष रूप से आम जनता जुड़ी होती है। आम जनता का प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव किससे होता है? तो पंचायतों से होता है। ठीक है, तो इसका हमने उद्देश्य देखा। उद्देश्य क्या था? पंचायती राज्यों के गठन का, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, अब ये तो हो गया देखिए उद्देश्य एक तरीके से। अब अगर हम बात करेंगे कि भारत के स्वतंत्रता से पहले इसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, भारत के हम पहले स्वतंत्रता से पहले की हम स्थिति देखेंगे कि स्थानीय सुशासन की जो स्थानीय सुशासन है इसकी क्या स्थिति थी भारत की स्वतंत्रता से पहले, और फिर भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद इसकी क्या स्थिति रही। ठीक है, फिर किस तरीके से इसका क्रमिक विकास हुआ। तो इसमें देखिए उद्देश्य हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि आम जनता की राजनीति में या कहें हम विधि निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य में सीधे सीधे हम कह सकते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, या फिर हम यूं कहें कि जो आम जनता है उसका राजनीति में उसका पार्टिसिपेशन या फिर विधि निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। यह उद्देश्य है स्थानीय सुशासन का या पंचायती राज्यों के गठन का। अब हम सीधे चलते हैं कि जो स्थानीय सुशासन है, पहले तो हम ये देखते हैं कि स्थानीय सुशासन आखिरकार कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए एक तो हम देखेंगे कि ग्राम स्तर पर अगर हम देखें तो क्या हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पंचायतें। ग्राम स्तर पर अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, हम इन्हें पंचायत कहेंगे। और अगर हम नगर स्तर पर देखें तो इन्हें हम कह सकते हैं नगर निकाय। क्या कह सकते हैं? नगर निकाय। ठीक है, तो देखिए जो स्थानीय सुशासन है ये दो स्तर पर बटा होता है। ग्राम स्तर पर इन्हें हम कहेंगे पंचायत, और नगर स्तर पर उसे हम कहेंगे नगर निकाय। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देख लें हम लोग कि हमारे मूल संविधान में तो इनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में फिर अभी हम कुछ समितियों को भी पढ़ेंगे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति पढ़ेंगे, अशोक मेहता पढ़ेंगे, राय समिति को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिंघवी समिति की अनुशंसाएं पढ़ेंगे। तो इस सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिरकार क्या होता है, इन जो समितियां हैं इनकी सिफारिश के आधार पर फिर 1992 में 1992 में संविधान का 73वां संविधान संशोधन होगा, 73rd अमेंडमेंट होगा 1992 में, और इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायतें हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि स्थानीय सुशासन में जो पंचायतें हैं, पंचायतों को क्या कर दिया जाएगा, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। और यहाँ से जो पंचायतें हैं इनको 3 स्तर पर बांट दिया जाएगा। ठीक है, पंचायतों को 3 स्तर पर बांट करके संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। सबसे देखा होंगे हम कि ग्राउंड लेवल पर, सबसे निचले लेवल पर ग्राम पंचायतें होंगी। मध्य लेवल पर अगर हम बात करें तो ब्लॉक पंचायत, जिसे हम कह सकते हैं खंड पंचायत, और उसके बाद फिर जिला पंचायत। तो 3 स्तर पर पंचायतों को बांट दिया गया। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर बीच के स्तर पर खंड पंचायत, और उसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, उसी तरह से जैसे नगर निकाय हैं, नगर निकाय में भी आपके नगर निगम, जहां पर निगम है वहां पर नगर निगम हो गए, नगर पालिकाएं हो गई। तो नगर निकाय में नगर पालिका, नगर निगम ये हो गए।
तो 3 स्तर पर हम लोगों ने पंचायतों को बांट दिया, जैसे जो नगर निकाय हैं, तो ये आपके 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ये भी 1993 में जोड़े गए। ठीक है, तो आपसे कभी अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पंचायतें किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं, वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला, हमारे संविधान में इनको दर्जा दिया गया। अब अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में इनको कहां पर रखा गया, किस जगह पर संविधान में इनको दर्जा दिया गया, तो उसकी हम बात कर लें। तो हमारे संविधान के भाग 9 में, हमारे संविधान का जो पार्ट 9 है, जो भाग 9 है, उस भाग 9 में दर्जा दिया गया पंचायतों को, पंचायती राज, और भाग 9 का में इन नगर निकायों को। ठीक है, तो हमारे संविधान के जो भाग 9 है उसमें रखा गया पंचायती राज को, यानी अगर हमें पंचायती राज के बारे में जानना है तो हम कहाँ देखेंगे, संविधान के पार्ट 9 में, और संविधान के भाग 9 का में नगर निकाय के बारे में जिक्र किया गया है। यही अगर हम देख लें कि कितने आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक इनको रखा गया है, तो देखिए जो पंचायती राज है, पंचायती राज को आर्टिकल 243 से लेकर के और आर्टिकल 243 ओ तक। ठीक है, जो पंचायती राज है उनको आर्टिकल 243 से लेकर के और आर्टिकल 243 ओ तक रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें नगर निकायों की, तो नगर निकायों को आर्टिकल 243 पी से लेकर के और आर्टिकल 243 जेड जी तक। ठीक है, तो नगर निकाय आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक। एक यहाँ पर हम देख लें, देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसको भी इस समय जोड़ा गया था। देखिए भाग 9 खा में उनको बाद में इनके बाद जोड़ी गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेकिन उसको भी भाग 9 खा में जोड़ा गया है। इसको हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको रखा गया है आर्टिकल 243 जेड एच से आर्टिकल 243 जेड टी तक में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे संविधान में यहां पर इनको रखा गया, जगह दी गई। फिर जब आर्टिकल जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जब 1993 में इनको जोड़ा गया, तो 2 जगह पर संविधान में संशोधन हुआ। एक तो अनुच्छेद में इनको जगह दी गई, यानी कि भाग 9 में इनको आर्टिकल्स में जगह दी गई, और साथ ही साथ शेड्यूल में अनुसूचियों में भी इनको जगह दी गई। तो देखिए जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 जोड़ी गई। तो हमारे जो मूल संविधान है उसमें हमें पता है कि केवल 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में अनुसूची 9 बाद में जोड़ी गई, फिर अनुसूची 10 दल बदल कानून को लेकर जोड़ी गई, फिर अनुसूची 11 आई और अनुसूची 12 आई। तो जो अनुसूची 11 है, तो इसी जो 73वां संविधान संशोधन है 1993, इसी के द्वारा जिस तरीके से भाग 9 में पंचायती राजों को यहाँ पर जिक्र किया गया, उसी तरीके से इनको अनुसूची 11 में भी रखा गया। क्लियर? तो अनुसूची 11 में हम पंचायती राजों के बारे में देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको अनुसूची 11 में शामिल किया गया। यहीं पर अनुसूची 11 में ही पंचायती राज से संबंधित 29 कार्यों का जिक्र किया गया है। जो 29 कार्य हैं, 29 कार्य और जो पंचायती राज के उत्तरदायित्व हैं। शक्तियां या इनकी जो जिम्मेदारी है, इसके बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पंचायती राज की कार्य और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची जो 11 है, अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित 29, ठीक है, पंचायती राज के लिए 29 कार्यों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज संबंधित 29 कार्यों, उसके उत्तरदायित्व, शक्तियों और जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया है। कहाँ? अनुसूची 11 में। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं अनुसूची जो 12 है, शेड्यूल जो 12 है, अनुसूची 12 में जो नगर निकाय है, इन नगर निकायों
को जगह दी गई है और नगर निकायों से संबंधित 18 इनके जो कार्य हैं और इसकी जो जिम्मेदारियां हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि नगर निकायों को किस शेड्यूल में रखा गया है, तो शेड्यूल 12 में रखा गया है, शेड्यूल 11 में रखा गया है पंचायती राज्यों को। तो हमने देख लिया कि 1993 में जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज्य और जो नगर निकाय हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक दर्जा के अंतर्गत इनको अनुसूची 11 और अनुसूची 12 के अंतर्गत इनको जगह दी गई और इनके जो कार्य और जो शक्तियां, जो उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो संविधान में इनकी पोजीशन है उसको हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनके विकास की कि किस तरीके से ये अस्तित्व में है। तो आज हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं पंचायती राज से। आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 हो। हम देखेंगे आजादी के पहले का इतिहास, यानी भारत के आजाद होने से पहले क्या इसका इतिहास था। तो देखिए, जो पंचायती राज है ये किसी न किसी रूप में, अगर हम देखें ग्राम सभाओं के रूप में, ये एक एंशिएंट समय से, प्राचीन भारत में भी ये जो संस्था है, जो पूरी जो संस्था है, इसी तरीके की संस्था ग्राम सभा के रूप में हमारे प्राचीन काल के प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी। ठीक है, बस उसका जो रूप है वो ऐसा नहीं था जैसा कि अभी हमको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ग्राम सभाओं के रूप में ये काफी पहले से भी विद्यमान है। तो अगर इसको मैं हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि पंचायती राज ग्राम सभा के रूप में प्रशासन की इकाई के रूप में प्राचीन भारत में विद्यमान थी। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज, जो पंचायतें हैं, पंचायतों को हम ये नहीं कह सकते कि भारत में बिल्कुल से एक तरीके से नई नई एडॉप्ट की हुई संस्थाएं हैं। ऐसी ही, इसी से मिलती जुलती ही, ये नहीं हम कह सकते कि एग्जैक्ट ऐसी, बट कुछ इससे मिलती जुलती ही संस्थाएं ग्राम सभा के रूप में, जो कि प्रशासन में भी योगदान करती थी, प्रशासन में भी भागीदारी करती थी, ऐसी संस्थाएं प्राचीन भारत में भी बहुत पहले से विद्यमान थी। इसका अगर हम देखते हैं तो इसका जो उल्लेख है तो चोल साम्राज्य में भी, चोल राज्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। चोल राज्य की अगर हम बात करते हैं तो चोल राज्य में एक अभिलेख हमको मिला, चोल राज्य के अभिलेख उत्तर मेरूर। ठीक है, चोल राज्य के उत्तर मेरूर अभिलेख से इसका जिक्र हुआ है। चोल राज्य के उत्तर मेरूर अभिलेख में भी जिक्र हुआ है। ठीक है, तो हमें चोल राज्य का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उत्तर मेरूर अभिलेख, और उस उत्तर मेरूर अभिलेख में ऐसी ही संस्थाओं का के बारे में जिक्र मिला है, यानी कि जो ग्राम सभाएं हैं इससे मिलती जुलती ही, जो पंचायतें हैं इससे मिलती जुलती कुछ संस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया गया उसमें। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो पंचायतें हैं ये भारत के लिए कोई बहुत नई संस्थाएं नहीं है, अभी तो ये एक प्राचीन समय से चली आ रही संस्था है, बस अब इनका जो रूप है वो अब थोड़ा सा अलग हो गया है। और अगर हम बात करें, अगर ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो देखिए 1870 में लॉर्ड मेयो ने भी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की स्थापना की बात की, और
1870 में लॉर्ड मेयो की अनुशंसा पर, लॉर्ड मेयो की अनुशंसा पर जिला बोर्ड का गठन किया गया। जिला बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो जिला बोर्ड है, इस जिला बोर्ड में कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं था, बल्कि जो जिला बोर्ड है इसमें सभी के सभी नॉमिनेटेड सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अंग्रेजों के समय में अगर आपसे पूछा था कि क्या अंग्रेजों के समय में भी ऐसी कोई संस्था प्रचलन में थी, तो बिल्कुल थी। 1870 में लॉर्ड मेयो की अनुशंसा पर जिला बोर्ड का गठन किया गया। बट जिला बोर्ड के जो सभी सदस्य हैं, जिला बोर्ड के सभी सदस्य नामित होते थे, मतलब कि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य नहीं थे। आगे हम निर्वाचित सदस्यों की अगर बात करें तो अगर हम देखते हैं 1882 ईस्वी में, तो 1882 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो 1882 ईस्वी में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन, एंड लॉर्ड रिपन ने भी पंचायतों के, लॉर्ड रिपन ने पंचायतों के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इनके ये जो इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, इनके प्रस्ताव के आधार पर इन्होंने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की गई। एक ग्राम स्तर पर, दूसरा जिसे मध्य स्तर कहा गया, या जिसे अगर हम कहें खंड ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। अलग क्या है लॉर्ड मेयो से काफी ज्यादा? लॉर्ड मेयो ने जहां कहा कि जिला बोर्ड में सभी जो सदस्य हैं वो नॉमिनेटेड होने चाहिए, वहीं जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने कहा कि इसके जो सदस्य हैं, सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो ने बशर्ते इससे पहले भी जिला बोर्ड की स्थापना का कॉन्सेप्ट दिया था, बट उसके जो सभी सदस्य थे वो कैसे थे? नॉमिनेटेड थे। बट लॉर्ड रिपन ने जो 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की, उसमें सभी सदस्य कहते थे इलेक्टेड थे। तो इसमें हम लोग देखें कि लॉर्ड रिपन ने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की। इसने इसने जो प्रस्ताव किया था, इसमें कहा था कि जो अध्यक्ष होगा, इनके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष व अन्य सदस्य कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, क्लियर। साथ ही साथ अगर हम देखें जो लॉर्ड रिपन है, इस लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। अगर आपसे कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, ठीक है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, तो फिर बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता को भी स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, बट स्वतंत्र भारत में। लेकिन अगर से बात किया जाता है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, तो वहां पर कौन है? लॉर्ड रिपन। यही लॉर्ड रिपन का ये जो प्रस्ताव था, इसी प्रस्ताव को, जो स्थानीय सुशासन का जो प्रस्ताव था, इसको ही स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, क्लियर। तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट याद रखने लायक, एक तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, और दूसरा लॉर्ड रिपन का 1882 का ये जो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन ने, उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने योग्य है। लॉर्ड रिपन हो गया स्थानीय स्वशासन का जनक, और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये 1882 का लॉर्ड रिपन का जो ये प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर 3 स्तर पर स्थानीय सुशासन के गठन की से बात की थी, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्थानीय सुशासन का, ठीक है।
ये आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है। अब हम अगर बात करें, ये तो हम लोगों ने देख लिया आजादी से पहले का इतिहास था, ये भारत के आजाद होने से पहले का ये इतिहास था स्थानीय सूत्रों का। अब अगर हम बात करते हैं आजादी के बाद स्थानीय सुशासन का विकास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आजादी के बाद स्थानीय सुशासन जो लोकल बॉडीज है इसके डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा आप लोगों ने आजादी के पहले देख लिया, फिर मैंने बीच में बात की, शुरुआत में बात कर ली थी कि जिस समय जो संविधान सभा है, जब संविधान सभा इसके बारे में जिक्र कर रही थी तो उसके बारे में उस समय हम लोगों ने देख ही लिया कि जो 1947 से लेकर के 50 का जो समय था उस समय क्या चीजें चल रही थी। तो उस समय डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में इसको रखा गया था, यानी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। आजादी के बाद स्थानीय सुशासन की जब हम विकास की बात करेंगे तो देखिए 1952 में एक एक्ट आया 1952 में एक एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और उस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1952 में एक्ट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, उसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो खंड विकास अधिकारी था उसको दिया गया, ठीक है। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ क्यों किया गया, तो इसको प्रारंभ करने के पीछे का कारण ये था कि जो गांव है, विलेज हैं, तो गांव के जो लोग हैं उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका विकास करना, साथ ही साथ राजनीति में भी उनकी जो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीति में भी उनका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को जगाना, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो अगर हम इसका उद्देश्य देखें, देखिए यही जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यही आगे जाकर के बलवंत राय मेहता समिति की को लागू करने की, उस समिति के गठन के पीछे का कारण बनता है। तो इसका अगर हम उद्देश्य देखते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ग्राम वासियों को सामाजिक एवं आर्थिक, ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास और इनकी राजनीति में रुचि बढ़ाना, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी थी, तो जिम्मेदारी किसको दी गई, जो ब्लॉक जो बीडीओ होता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, उसको जिम्मेदारियां दी गई कि आपका दायित्व क्या है कि गांव के जो लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना, साथ ही साथ राजनीति में भी, पॉलिटिक्स में भी उनका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को बढ़ाना, ठीक है, पॉलिटिकल रूप से अगर कहा जाए तो उनको जागरूक करना। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो कार्यक्रम है ये भी वही सरकार की जो नीतियां भ्रष्टाचार वगैरह की भेंट चढ़ गया, और जो वीडियो वगैरह है, जो प्रशासनिक वर्ग है, उन्होंने अपना काम ढंग से किया नहीं, जिससे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम असफल हो गया।
यार ये क्या हो गया इसको से थोड़ा ठीक। तो इससे क्या होगा, ये जो कार्यक्रम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये असफल हो गया। ठीक, अब जब ये कार्यक्रम जब असफल हो गया तो इसकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल हो जाने के कारण ही 1957 में इसकी समीक्षा करने के लिए कि आखिरकार इसके असफल होने के पीछे का कारण क्या है, किस तरीके से हम इसको सफल बना सकते हैं इस कार्यक्रम को, इसकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है इनकेस कि बलवंत राय मेहता समिति के गठन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था 1952 में, उसके असफल होने की समीक्षा करना है, असफल होने के पीछे के कारणों का पता लगाना और उसकी जो समीक्षा है वो प्रस्तुत करना। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता समिति का मुख्य उद्देश्य था और इसी वजह से इसका गठन किया गया। लेकिन बाद में बलवंत राय मेहता जो समिति है, इस समिति ने पंचायती या स्थानीय सुशासन की अगर बात करें तो इन्होंने पंचायती राज और स्थानीय सुशासन के बारे में भी अपनी अनुशंसाएं दी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में देखते हैं और साथ में अन्य जो समितियां, कुछ समितियों का गठन किया गया उसके बारे में देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति। पूरा इसका 1957 में उद्देश्य हमने देख लिया। उद्देश्य क्या था इसका, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी समीक्षा करना, समीक्षा करने के उद्देश्य से ही इसका गठन किया गया। लेकिन इस समिति ने क्या किया, स्थानीय सुशासन के बारे में भी अपनी कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसकी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या था स्थानीय सुशासन के बारे में, तो इसने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की अनुशंसा की। तो बलवंत राय मेहता ने एक त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की अनुशंसा की। त्रिस्तरीय में वही इसने कहा कि सबसे लोकल लेवल पर होनी चाहिए ग्राम पंचायतें, सबसे निचले लेवल पर ग्राम पंचायतें, उसके बाद 20 के लेवल पर ब्लॉक पंचायत, खंड पंचायतें और फिर अपर लेवल पर होनी चाहिए जिला पंचायतें। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो योजनाएं हैं, योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, योजना बनाने की जिम्मेदारी होगी ग्राम पंचायतों की। योजना को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ग्राम पंचायतों की। योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, योजना के क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खंड पंचायतों की होगी, ब्लॉक पंचायतों की। और जो जिला पंचायतें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इनकी जिम्मेदारी होगी इसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो ग्राम पंचायतें क्या करेंगी, योजनाओं को बनाएंगी। जो ब्लॉक पंचायत है वो इस योजना को क्रियान्वित करेंगी और जो जिला पंचायत है वो क्या करेंगी, वो मॉनिटरिंग करेंगी, यानी कि समन्वय की भूमिका निभाएंगी। समन्वय की भूमिका में रहेंगी, यानी कि क्या करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। एक तो बलवंत राय मेहता समिति का जो मुख्य अनुशंसा है वो ये हो गई, इसने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। एक इसने अपनी इस जो इसने इसकी समिति इसने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में एक मुख्य बात इसने और ये कही कि जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों में
कम से कम दो महिलाओं एक शेड्यूल कास्ट व एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट आरक्षित हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो पंचायतें हैं उन पंचायतों में कम से कम 2 सीटें महिलाओं के लिए, एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 चीजें अभी तक इसमें देखी, एक तो त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन कैसे हो सकी, दूसरा पंचायतों में 2 महिलाएं एक शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट को आरक्षित करने की बात की। यानी कि इसने कहा कि जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में जो कुल सदस्य हैं, ठीक है, उन कुल सदस्यों में 2 महिलाएं होनी चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होना चाहिए, एक शेड्यूल ट्राइब्स का अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सदस्य हैं सदस्यों में इसमें पंचायतों के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की बात की। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा ये जो पंचायतें हैं पंचायतों के कार्यकाल की भी बात की। इन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। ठीक है, इन्होंने कहा पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। अगला पॉइंट देखेंगे, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से कोई पंचायत बीच में ही विघटित हो जाती है तो किसी भी दशा में 6 माह के भीतर अगला चुनाव करा देना चाहिए। ये कहा अपनी रिपोर्ट में सोचा कि पंचायतों के विघटन की दशा में 6 माह के भीतर चुनाव कराना चाहिए। ठीक है, तो ने कहा कि अगर जो है पंचायतें विघटित हो जाती हैं तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना चाहिए। परंतु अगर जो है इसमें ये भी था कि अगर मान लीजिए जो पंचायत ही 4.5 साल में अगर विघटित हो रही है तो फिर जो चुनाव है वो चुनाव अपने निर्धारित समय में होगा। यानी कि अगर 4.5 साल से पहले ही कार्यकाल पूरा किए बिना पंचायत अगर विघटित हो जा रही है तो 6 माह से पहले पंचायतों का अगला चुनाव करा दिया जाएगा। लेकिन अगर 4.5 वर्ष तक अगर पंचायतों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो अब बीच में यानी कि बचा वो जो 5-6 महीने का समय है उसके लिए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। अब निर्धारित समय में ही 5 साल बाद ही नया चुनाव होगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और थी कि कार्यकाल के बीच में ही पूरा करने के से पहले अगर कोई पंचायत विघटित हो जा रही है तो जो पंचायत चुनकर के आ रही है तो नई चुनी हुई पंचायत बचे हुए समय के लिए अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर 2 साल में अगर पंचायत विघटित हो जा रही है तो जो नई पंचायत है वो 3 साल तक कार्य करेगी। जैसे 3 साल पूरे होंगे वो स्वतः विघटित हो जाएगी और फिर से नया चुनाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा नहीं है कि फिर से पूरा 5 साल अपना टर्म पूरा करेगी। जितने समय के लिए जितना समय पहले वो विघटित हो गई थी उतना ही समय टर्म पूरा करेगी। लेकिन अगर 4.5 साल से कम समय बचा हुआ है तो फिर नया चुनाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए पंचायतों के कार्यकाल की इन्होंने बात की। इन्होंने 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बात की अगर विघटित हो जाते हैं तो। ये भी हमने बात कर लिया कि जो योजनाएं हैं योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी खंड पंचायतों की और उनके समन्वय की यानी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी जिला पंचायतों की। यानी कि जो जिला पंचायतें क्या होंगी, एक तरीके से सलाहकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि जिला पंचायतें किस तरीके से कार्य करेंगी, एक तरीके से एडवाइजरी जो कमेटी है उसकी तरीके से कार्य करेंगी। अब 1-2 पॉइंट्स और इस मामलों को देखते हैं। एक नजर पानी
काफी गर्मी है आज। चलिए, अच्छा इसमें जो है बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिला अधिकारी को समन्वय के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। ठीक है, इसने क्या कहा कि यानी कि सारा के सारा ये जो योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं के समन्वय करने की, इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिलाधिकारी की। तो जिलाधिकारी को एक तरीके से क्या किया, समन्वय के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। जो जिला पंचायत है, जिला पंचायतों को एक तरीके से मॉनिटरिंग करने और साथ ही साथ सलाहकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करने की बात की। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इस बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता को स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अब अगली जो समिति है वो है अशोक मेहता समिति। अच्छा, अब इस बलवंत राय मेहता जब समिति आई 1958 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, 1957 में उसका गठन हुआ, 1957-58 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब जो बलवंत राय मेहता जो समिति है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट को सभी राज्यों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, कुछ राज्य थे जिन्होंने इसकी जो अनुशंसाएं हैं, इन अनुशंसाओं को अडॉप्ट किया। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला राज्य राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान का एक जिला है नागौर, उस नागौर जिले में उसने स्थानीय सुशासन की घोषणा कर दी, या स्थानीय सुशासन का जो मॉडल है उस मॉडल को पेश किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में स्थानीय सुशासन का मॉडल प्रस्तुत करने वाला या उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में इस समय तत्कालिक जो पीएम थे, पीएम कौन है? तो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। इन जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ के उसमें क्या किया, उन्होंने स्थानीय सुशासन का जो मॉडल है उस मॉडल को प्रस्तुत किया। तो पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान बन गया। यही अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा राज्य कौन सा बना, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना। पहला स्टेट राजस्थान और दूसरा, उसने भी 1959 में ही इस स्थानीय सुशासन को लागू कर दिया था। दूसरा स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। वहीं जैसे जो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात की थी। यहाँ पर भी राज्यों ने कुछ, क्योंकि देखिए जो कमेटियां हैं, कमेटियां सिर्फ एक सलाहकारी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, अनुशंसाएं देती हैं, इनको लागू करना, इनको मानना या न मानना ये सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी अनुशंसा दे दी, इसकी कमेटी ने रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी। अब उस रिपोर्ट को में कुछ संशोधन करके एक्सेप्ट करना है, कितनी बातों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये सब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, राजस्थान ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में स्थानीय सुशासन, यानी जो अपने नागौर जिले से स्थानीय सुशासन को इसने लॉन्च कर दिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने, इस तरह अगर हम देखें तो जो बलवंत राय मेहता समिति इसने 3 स्तरीय जो स्थानीय सुशासन है उसकी बात की, 3 स्तरीय। लेकिन जैसे जो राजस्थान है, राजस्थान ने जो 3 स्तरीय सुशासन को ही लॉन्च किया। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने द्विस्तरीय, तमिलनाडु ने क्या किया? द्विस्तरीय सुशासन को लॉन्च किया। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर 4 स्तरीय, 4 स्तरीय जो है मॉडल लॉन्च किया। ठीक है, तो देखिए, जबकि बलवंत राय मेहता ने क्या किया था? 3 स्तरीय सुशासन की बात की थी। लेकिन यहाँ पर भी देखिए अलग अलग डिफरेंस आ गए। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय लॉन्च किया। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने 4 स्तरीय सुशासन को लॉन्च किया। ठीक है, यानी कि अगर पंचायत लेवल पर देखें हम तो जिससे कि ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत है, तो इन 3 की जगह पर पश्चिम बंगाल ने 4 स्तर बना दिए। ठीक है, बीच में एक पनगरा भी लगा दिया।
तो ये देखिए पूरी की पूरे हम देख रहे हैं कि विधानसभाओं की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। विधानसभाएं किस आधार पर इसको लागू करना चाहती हैं, इन समितियों की कितनी बातों पे निर्भर करना चाहती हैं, ये सभी राज्य के ऊपर निर्भर करता है। फिर हम अगली जो कमेटी देखते हैं, अगली कमेटी अशोक मेहता समिति। यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी अधिक पूछे जाते हैं। ये समिति है अशोक मेहता समिति, 1970 अशोक मेहता समिति कब लागू की गई? तो 1978 में। तो इसके अगर प्रमुख उपलब्धि देखें कि इसने मुख्य अनुशंसा, अपने रिपोर्ट में मुख्य अनुशंसा क्या की, तो इसने त्रिस्तरीय के स्थान पर त्रिस्तरीय स्वशासन की बात की। जहां बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय स्वशासन की बात की थी, वहीं अशोक मेहता ने द्विस्तरीय स्वशासन की बात की। तो ये अशोक मेहता भी काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विस्तरीय सुशासन की अनुशंसा किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, कुछ अन्य पॉइंटों की बात करें तो अशोक मेहता जो समिति है इसने देखिए द्विस्तरीय सुशासन की बात की, यानी कि जो सुशासन है इसको दो स्तर का होना चाहिए। एक तो इन्होंने कहा, जो इन्होंने सुझाव दिया, इनके अगर सुझावों की बात करें तो एक तो इन्होंने सुझाव दिया कि 15,000 से लेकर के और 20,000 जनसंख्या को मिला करके, मतलब कई सारे गांवों को मिला करके, जैसे किसी गांव में 2,000 जनसंख्या है, किसी में 5 है, तो इस तरीके से कुछ गांवों को मिला करके जिनकी जनसंख्या कितनी हो जाए, 15,000 से लेकर के 20,000 हो जाए, 15 से 20,000 की जनसंख्या वाले को मिला करके, बहुत सारे गांवों को मिला करके, और एक क्या किया जाना चाहिए, एक जो है खंड पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। तो दो इस तरह उन्होंने कहा कि 15 से 20,000 की जनसंख्या को मिलाकर के एक क्या होना चाहिए, एक खंड पंचायत होना चाहिए, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर होना चाहिए जिला पंचायत। जिस तरीके से बलवंत राय मेहता ने पहले ग्राम पंचायत की बात की, उन्होंने ग्राम पंचायत को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिला करके जिनकी जनसंख्या कितनी हो जाए, 15,000 से लेकर के 20,000 हो जाए, और फिर एक खंड पंचायत का गठन हो और उसके ऊपर हो जिला पंचायत। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं अशोक मेहता समिति में, तो इन्होंने जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन राजनीतिक दलों को भी राजनीति में भागीदारी करने का इन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने राजनीतिक दलों को भी भागीदारी का सुझाव दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सिर्फ अभी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं, उनको भी पंचायती लेवल पर देखा जाए तो जो लोकल बॉडीज हैं इनका चुनाव लड़ना चाहिए। अभी भी अगर हम देखें तो पंचायती राज्यों में क्या कोई जो नेशनल पार्टी हो चुनाव लड़ती है क्या? नहीं। जो अगर हम देखते हैं कि निर्दलीय या फिर अगर छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, लोकल लेवल की जो पार्टियां हैं, उनको समर्थन भले ही नेशनल लेवल की पार्टियां दे देती हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं करती। लेकिन इन्होंने अशोक मेहता ने क्या कहा था कि राजनीतिक दलों को भी, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, इनको भी पंचायती लेवल के जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, इनमें भागीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ से दो चीजें हो गई, एक तो त्रिस्तरीय और दूसरा जो राजनीतिक दल है उनको भी पंचायती चुनाव में हिस्सेदारी करने की जरूरत है। इस अशोक मेहता समिति की एक महत्वपूर्ण एक अनुशंसा और है, तो उसको भी ध्यान देना है। इस अशोक मेहता समिति ने अनुशंसा की कि जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों को भी कुछ कर एवं टैक्स, कर और शुल्क आरोपित करने का अधिकार होना चाहिए। आरोपित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अशोक मेहता ने क्या कहा कि जो पंचायतें या जो नगर निकाय हैं, इनको भी कुछ कर और टैक्स आरोपित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे ये पंचायतें और जो नगर निकाय हैं, ये आर्थिक रूप से
सुदृढ़ हो जाएंगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगा, और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाने की वजह से ये अपने जो कार्य है, कुछ जो कार्य योजनाएं हैं, अपने कुछ कार्यों और योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयं ही कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो राज्यों के ऊपर डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करने के लिए अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की कि राज्यों को भी, जो पंचायती राज है, जो नगर निकाय है, यानी जो लोकल बॉडीज हैं, इनको भी कुछ कर और शुल्क आरोपित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की वजह से ये अपने कुछ जो लोकल लेवल पर जो कुछ कार्य है, जैसे कि सफाई हो गई, या कुछ जल पानी की समस्याएं हो गई, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हो गई, ठीक है, ऐसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए और अपनी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन करने के लिए वो स्वयं ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, और उनकी राज्य के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनको अधिक सक्षम बनाने के लिए अशोक मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है उसका अनुशंसा की। अच्छा, एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और देख लीजिए। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अनुशंसा की कि विधानसभा में जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में एक और नए पद का सृजन होना चाहिए, यानी कि एक और नया मंत्री शामिल किया जाना चाहिए, और वो मंत्री कौन होगा? पंचायती राज मंत्री। यानी कि इसने विधानसभा में, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में विधानसभा में पंचायती राज मंत्री का पद शामिल करने की अनुशंसा की। यानी इसने कहा कि जो राज्यों का जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें एक पंचायती राज मंत्री को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कि पंचायतों के हितों के लिए बात उठाए, पंचायतों के हितों से संबंधित जो भी कार्य है उनको क्रियान्वित कराने का प्रयास करें। तो एक तरीके से पंचायती राज्यों को अधिक सशक्त बनाने के लिए, उनको अधिक पावर दिलाने के लिए, देखिए अभी तक चूंकि जो पंचायती राज है उनको अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, ठीक है, तो अभी तक सिर्फ ये बात चल रही थी किस तरीके से पंचायती राज्यों को बिना संवैधानिक दर्जा दिए हुए भी उनको अधिक से अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, अधिक से अधिक उनको क्या करना चाहिए, मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बाद में जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो मान लीजिए बात अलग ही हो गई, लेकिन जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो इनको अधिक सशक्त बनाने की बात चल रही थी। उसी क्रम में अशोक मेहता समिति ने कहा कि विधानसभा का जो मंत्रिपरिषद है उसमें एक पंचायती राज मंत्री का पद भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि पंचायतें अधिक सशक्त हो जाएंगी। लेकिन जो अशोक मेहता समिति है इसके सुझावों को भी कुछ ही राज्यों ने एक्सेप्ट किया, कुछ राज्यों ने इसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करके अपने हिसाब से अपने अनुकूल कुछ प्रावधानों को लागू कर लिया, कुछ ने नहीं लागू किया। अब पंचायती राज समिति हो गई 1978 में, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आगे हम देखेंगे अगली एक समिति आई जिसको हम लोग कहते हैं GVK राव समिति। GVK राव समिति ये कब है? तो 1985 में, ठीक है। GVK राव समिति, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राव समिति के नाम पे भी हम लोग जानते हैं इसको, राव समिति। ये GVK राव समिति 1985 में। अब ये जो राव समिति है, इस राव समिति की स्थापना का अगर उद्देश्य की हम बात करें, इसके जो है गठन का, इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु सुझाव, ठीक है। तो इस समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन। सरकार का जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम चल रहा था
उसको सफल बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इस समिति ने इसमें सुझाव देने के साथ ही साथ पंचायतों से संबंधित भी, पंचायती जो राज्य हैं उनके विकास से संबंधित भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। इस समिति ने पंचायती राज से संबंधित भी कुछ सुझाव दिए। ठीक है, और वो सुझाव क्या है, तो उन सुझाव की हम बात करेंगे। कौन कौन सुझाव दिए जीवीके राव समिति ने। तो इसमें अगर देखें हम, तो सबसे पहले तो इस समिति ने कहा कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का पंचायती चुनाव में भागीदारी पर विरोध। जहां अशोक मेहता समिति ने कहा कि जो राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों को भी पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। वहीं इन्होंने कहा कि नहीं, पंचायती दलों को पंचायती चुनाव में भागीदारी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर राजनीतिक दल पंचायती चुनाव में भागीदारी करने लग जाएंगे तो जो वहां की जो आम जनता है वो राजनीति में भागीदारी करने से पीछे हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीतिक दलों को विधानमंडल और जो संसद के चुनाव है उनमें ही पार्टिसिपेशन करना चाहिए, लेकिन पंचायती चुनाव में राजनीतिक दलों को भागीदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये मुख्य प्रावधान है, इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। या आपसे पूछा सकता है कि निम्न में से किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के पंचायती चुनाव में भागीदारी करने का विरोध किया। ठीक है, तो जीवीके राव समिति ने। अगला अगर हम देखेंगे तो इस समिति ने अपना अगला जो पॉइंट सुझाव दिया, उस सुझाव में शामिल था कि विधानमंडल व संसद सदस्य को पंचायतों का पदेन सदस्य होना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या सोचा कि मैंने कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र, मतलब अगर कोई विधायक है वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है तो उस क्षेत्र की जो पंचायत है उस पंचायतों का उस विधायक को पदेन सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ जो सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जिस क्षेत्र से निर्वाचित हो रहा है उस क्षेत्र में जो भी पंचायतें हैं उन पंचायतों को, सांसद को भी क्या होना चाहिए, पदेन सदस्य होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो विधायक है और जो सांसद है वो जब उन पंचायतों के पदेन सदस्य होंगे तो उन पंचायतों की समस्याओं को स्वाभाविक रूप से वो विधानमंडल और संसद में जो पार्लियामेंट है उसमें सीधे तौर पर रखेंगे। ठीक है, तो एक इसने अपनी जो सुझाव है अपनी रिपोर्ट में सुझाव ये भी दिया कि विधानमंडल और संसद के सदस्यों को पंचायतों का पदेन सदस्य घोषित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी विधायक होंगे, जो भी सांसद होंगे, वो पंचायतों के पदेन सदस्य नियुक्त होंगे। साथ ही साथ इसने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष करने की आवश्यकता की। जहां बलवंत राय मेहता मैम ने देखा, उसने अपनी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की आवश्यकता की। वहीं जीवीके राव समिति ने पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ा करके 8 वर्ष करने की घोषणा की। ठीक है, यानी कि जो सुझाव दिया सरकार को, तो अपने सुझाव में इसने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो पंचायतें हैं उनका कार्य बढ़ा करके 8 वर्ष कर देना चाहिए। ठीक है, इसने भी अपने अनुशंसा में बलवंत राय मेहता समिति की उस बात को शामिल किया और कहा कि अगर पंचायतों का किसी भी वजह से विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर ही नया चुनाव कंडक्ट करा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त वही थी कि अगर 4.5 वर्ष या उससे अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और सिर्फ 6 महीने या उससे कम का समय बचा हुआ है तो फिर नया चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने निर्धारित समय पर ही 5 वर्ष समाप्ति के बाद जो निर्धारित समय पर चुनाव हो रहे हैं
उसी निर्धारित समय पर ही नए चुनाव कंडक्ट होंगे। लेकिन अगर जो टर्म है वो 4.5 साल से भी अधिक बचा हुआ है तो फिर नए चुनाव कराए जाने चाहिए, ठीक है। और समय सीमा क्या है उसकी कि 6 माह के भीतर ही भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। तो एक इसकी अनुशंसा ये हमने देखी। साथ ही साथ एक पॉइंट और देखेंगे कि जीवी के राव समिति ने एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की। राज्य वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा की। और राज्य वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा क्यों की? इसने कहा कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और उस राज्य वित्त आयोग का स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का काम क्या होगा कि वो राज्यों के द्वारा जो राजस्व का संग्रहण किया गया है उस राजस्व के बंटवारे संबंधित कार्य करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो टैक्स है, जो राजस्व है, उसके संकलन का अधिकार, उनको आरोपित करने का अधिकार राज्यों के पास था, इसलिए जो सारा कलेक्शन है वो राज्यों के पास होता था। तो जो राज्य वित्त आयोग है उसका कार्य ये निर्धारित किया गया कि जो राजस्व का जो संकलन हुआ है उस संकलन का बंटवारा राज्यों और पंचायतों के मध्य किया जाना, क्योंकि पंचायतों को भी तो पैसे की आवश्यकता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। इसलिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। उस राज्य वित्त आयोग का दायित्व क्या होगा? पंचायतों और राज्यों के मध्य, पंचायतों एवं राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्य है पंचायतों और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। ये हम लोगों ने देख ली जीवी के राव समिति। अगली समिति हम देखते हैं अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, थोड़ा सा एक पॉइंट इसका और देख लीजिए इसी वाले में। ये जो जीवी के राव समिति है, इस जीवी के राव समिति ने एक विकास परिषद के भी गठन की बात की, ठीक है। इसने एक राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य विकास परिषद, एक राज्य विकास परिषद के भी गठन का सुझाव दिया। इसने सुझाव दिया कि राज्य जिस तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं उसी तरीके से एक राज्य विकास परिषद भी होगा और उस राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष होगा चीफ मिनिस्टर, यानी कि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो उस राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। और इसके सदस्य कौन होंगे? सदस्य होंगे सभी स्तरों के, सभी स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष, यानी उस राज्य के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं, जितनी भी पंचायतें कार्य कर रही हैं, उन सभी पंचायतों के, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, यानी एक राज्य में काफी सारी ग्राम पंचायतें हैं, काफी खंड पंचायतें हैं और एक राज्य में काफी सारी जिला पंचायतें हो गई। तो सभी स्तर की जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं वो इस राज्य विकास परिषद के सदस्य होंगे और उस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है वो उस राज्य विकास परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो ये भी जीवी के राव समिति की ही अनुशंसा पर आधारित है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग LM सिंघवी समिति 1986। तो देखिए जो LM सिंघवी समिति है इसका गठन ही किया गया था जीवी के राव समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो LM सिंघवी जो समिति है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राव समिति की सिफारिशों की समीक्षा करना, ठीक है। तो इसके गठन के LM सिंघवी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राव समिति की सिफारिशों की समीक्षा करना, ठीक है।
तो देखिए जो एल एम सिंघवी समिति, अच्छा इस एल एम सिंघवी समिति का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये देखिए एल एम सिंघवी जो समिति है, इस समिति ने ही सिफारिश की, इस समिति ने ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। ठीक है, समझेगा कि एल एम सिंघवी समिति इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, क्योंकि यही वो समिति है जिसने पहली बार जो पंचायतें हैं, जो पंचायती राज जो स्थानीय सुशासन है, इनको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की। ठीक है, साथ ही साथ इस समिति ने ही संविधान के संशोधन, संविधान में संशोधन हेतु आरंभिक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, एक तो इस समिति ने सिफारिश क्या दी कि जो ये स्थानीय सुशासन है, पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, और उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में जो संशोधन होना था, उस संशोधन हेतु प्रारंभिक प्रारूप जो तैयार किया। ठीक है, स्टार्टिंग जो ड्राफ्टिंग की वो किसने की, एल एम सिंघवी समिति ने की। ठीक है, तो इसमें से आपको केवल दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो इसको इसका गठन किया गया था राव समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए, और दूसरा याद रखना है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की एल एम सिंघवी समिति ने। ठीक है, तो जब देखिए 85 में जीवी के राव समिति आ रही है, और उसके जस्ट एक साल बाद ही एल एम सिंघवी समिति आ रही है, तो एक साथ दोनों आ रही है, इसलिए जो है इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद जस्ट एक 1988 में भी एक समिति आई। देखिए इस समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने तो अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अनुशंसा कर दी, या उस रिपोर्ट में सुझाव दे दिया कि इन पंचायतों को या जो स्थान जो नगर निकाय हैं, इनको क्या देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनको पोजीशन दी जानी चाहिए। लेकिन अब इस एल एम सिंघवी समिति की भी जो अनुशंसाएं हैं, जो इसकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श करने के लिए एक और समिति का गठन किया गया। ठीक है, थुंगन कमेटी का गठन किया जाएगा। तो सिंघवी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु पी के थुंगन कमेटी का गठन किया गया था 1988 में। लेकिन 1985 में जेपी के राव समिति आ रही है, 86 में सिंघवी कमेटी आ रही है, और 1988 में ही पी के थुंगन कमेटी आ रही है। और पी के थुंगन कमेटी का भी गठन क्यों किया गया, तो जो सिंघवी समिति है, इसने जो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी कि जो ये लोकल बॉडीज हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो इसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, ठीक है, पी के थुंगन कमेटी का गठन किया गया। अब देखिए ये पी के थुंगन कमेटी है, इस पी के थुंगन कमेटी ने ही संविधान संशोधन हेतु अंतिम प्रारूप तैयार किया। संविधान संशोधन के लिए आरंभिक प्रारूप किसने तैयार किया, तो सिंघवी कमेटी ने। पी के थुंगन कमेटी ने संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाना था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो फाइनल जो ड्राफ्ट है, जो अंतिम प्रारूप है, वो पी के थुंगन कमेटी ने तैयार किया, और जिसके आधार पर 1989 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इसी जो समिति है, इस समिति के आधार पर ही, इस समिति की जो रिपोर्ट है, इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1989 में विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक इसलिए कि
मतलब ये संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, इसके लिए 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए 1989 में, परंतु उस समय ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु ये जो विधेयक है, ये विधेयक पारित नहीं हुआ, ये विधेयक पारित हो नहीं पाया। ठीक है, तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि क्या पी के थुंगन जो कमेटी है उसके रिपोर्ट के आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो नहीं। ठीक है, क्योंकि इसने इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत जरूर किया गया था, लेकिन वो विधेयक पारित, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में वो विधेयक जो है पारित हो नहीं पाया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब 1989 में ये विधेयक पारित नहीं हो पाया, तो पुनः से सिंघवी समिति और इस जो थुंगन कमेटी है, इन कमेटियों की जो अनुशंसाएं हैं, इनकी अनुशंसाओं पर पुनः से एक बार विचार करने के लिए 1990 में एक और कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था SR बोम्मई। ठीक है, तो जो सिंघवी कमेटी है और जो थुंगन कमेटी है, इन दोनों कमेटियों की जो सिफारिश है, जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों पर विचार प्रस्तुत करने के लिए, सुझाव देने के लिए, एक बार पुनः से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए फिर से एक कमेटी का गठन किया गया, और कमेटी का क्या नाम है? SR बोम्मई कमेटी। और इस कमेटी ने जो थुंगन कमेटी और जो सिंघवी कमेटी है, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो सुझाव है, उन सुझावों में कुछ परिवर्तन किया, और कुछ परिवर्तन करके उन्होंने अब क्या किया? फिर से संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। मतलब फिर से जो है अपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अब की बार SR बोम्मई जो कमेटी है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर से संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया कब? 1992 में। और अब ये 1992 में ये विधेयक, मतलब इसे 1990 में ये कमेटी गठित हुई। इस कमेटी ने 1991 में अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसके आधार पर 1992 में पुनः से एक बार विधेयक प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में। और इसी की जो कमेटी है, इस जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस कमेटी के प्रारूप के आधार पर ही 1992 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया, संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में। उसी के आधार पर 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया, और इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हुआ। तो SR बोम्मई जो कमेटी है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992, और इस संविधान संशोधन के आधार पर 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम लोग। सिंघवी कमेटी है, सिंघवी कमेटी ने 86 में अपनी रिपोर्ट दी। पहली बार उसी ने कहा कि पंचायती राज्यों को जो लोकल बॉडीज है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। उसकी रिपोर्ट पर ही अनुशंसा करने के लिए, सुझाव देने के लिए फिर से एक बार कमेटी गठित की गई। अगले 2 साल बाद 1988 में थुंगन कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, उस पीके थुंगन कमेटी ने भी उस सिंघवी कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सहमति जताई, और कहा कि हाँ, लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और संविधान संशोधन का जो अंतिम प्रारूप है वो उसी ने तैयार किया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन वो विधेयक पारित हो नहीं सका। ठीक है, पुनः से 1990 में SR बोम्मई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अब चूंकि अध्यक्षता कर रहे थे SR बोम्मई, इसीलिए उस कमेटी का नाम भी कर दिया गया SR बोम्मई कमेटी। और उस कमेटी का गठन भी किया गया था कि सिंघवी और जो थुंगन कमेटी है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, और इस कमेटी ने 1991 में अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें इन्होंने पुरानी जो कमेटियां थी, उनकी कुछ बातों को परिवर्तित किया, कुछ संशोधन किया, और संशोधन के बाद उसने उसी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर पुनः से एक बार प्रारूप प्रस्तुत किया गया संविधान संशोधन हेतु। और वो
1992 में वो जो प्रारूप है, वो जो रिपोर्ट जो संकल्प है वो पारित कर दिया गया, यानी जो विधेयक है 1992 में पारित कर दिया गया। और जैसे 1992 में पारित किया गया तो अब यही क्या हो गया, 73वां संविधान संशोधन हो गया, जिसको हम लोग 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के नाम से जानते हैं। और इसी के आधार पर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और इसी के आधार पर ही यही जो संविधान संशोधन विधेयक 1992 आया था, इसके ही आधार पर 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। और इससे 1993 में 1992 में क्या वो पारित हुआ, 1993 में जो नगर निकाय हैं, इन नगर निकायों को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितनी भी रिपोर्ट्स आई और रिपोर्टों की सारी अनुशंसाओं की हमने बात कर ली, महत्वपूर्ण। अब जो कल की जो क्लास होगी, उस कल की क्लास में हम लोग पंचायती राज्यों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। किस किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में क्या कहा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो ये सारी बातें हम लोग कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग नगर निकायों से संबंधित भी आर्टिकल्स की बात कर लेंगे, सारे आर्टिकल्स की तो जिक्र नहीं करेंगे, पर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की जिक्र कर लेंगे। साथ ही साथ जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों को जो 29 कार्य जो अनुसूची 11 में उल्लेखित किए गए हैं, उन 29 कार्यों में से भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।